गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ पद्मा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में कहा था कि मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगी, 2 वीडियोस। तो एक ये अभी आ रही, एक 2 घंटे बाद आ जाएगी, 9 बजे के आसपास, 8 से 9 के बीच में वो भी आ जाएगी। और इसमें हम तुलनात्मक राजनीति के जो है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस जो है एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमने इसमें रखे हैं, तो वो भी हम जो है इसी में रखे हैं। तो इसमें हम 2 तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। और मॉर्निंग में मैं क्वेश्चंस कम दे पाई थी क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस का समय हो रहा था, इसलिए क्वेश्चंस कम दिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अपलोडेड वीडियोज़ के थ्रू आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। और कल परसों तो आपका पेपर ही है, यानी कि 13th को आपका पेपर है। और कल मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, 3 से 4 वीडियो जो भी मैं डाल पाऊँगी। उसमें क्वेश्चंस भी होंगे जो टॉपिक बचे हैं, और 1 लाइनर कर दूँगी क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो मैं 1 लाइनर कर दूँगी उसमें। लेकिन जो टॉपिक बचे हैं उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मैं 1 लाइनर में दे दूँगी। तो आप अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि लास्ट दिन में जो बचे हुए 1 लाइनर में दूँगी, बचे हुए टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियोज़ कितनी हो जाएंगी मुझे खुद नहीं पता, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँगी, कुछ 1 लाइनर के फॉर्म में दे दूँगी। तो नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखना। और बिहार स्टेट से संबंधित सारे वीडियो रहेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं और से किस टॉपिक से दे रहे हैं। अभी हम बिहार का ही कल तक देंगे, 13 को तो आपका पेपर ही है। और वैसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हमेशा जो है पॉलिटिकल साइंस के और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट निकलते रहते हैं। और वैसे भी यहाँ पर मैं टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स देती हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो यदि आप टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो बेशक बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट, पूरा कंटेंट मिलेगा, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और एक स्ट्रेटजिक वे में हम जो है प्रिपरेशन को करेंगे जब चयन परीक्षा में आप जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं पात्रता देकर घर में बैठेंगे, नहीं, तुरंत बिहार सरकार इतनी जल्दी में है कि वो तुरंत आपकी चयन परीक्षा भी ले लेगी। और यूपी में भी अभी लास्ट, इस साल के लास्ट तक जो है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यूपी एंड बिहार दोनों के जो पॉलिटिकल टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर उनको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्लस इनके सिलेबस में भी बहुत अंतर नहीं है। 2-4 टॉपिक इधर उधर है, वो मैं उसको मैनेज कर दूँगी, अलग से दे दूँगी, बता दूँगी, तो वो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। तो चलिए, अभी फ़िलहाल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई है। और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से जो है ये बना हुआ है, @ नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ से सर्च करेंगे। टेलीग्राम पे लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में सारी जो है लिंक दी गई हैं इसकी, हमारे टेलीग्राम की भी, और जो प्लेलिस्ट लगी हुई हैं उनकी भी। पेपर दे के आइए, कोर्स वीडियोज़ वहाँ देखिए, एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। इतना हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कोर्स वीडियोज़ बनाए हैं, और बाकी की मैं और जो कंप्लीट कर रही हूँ। तो आइए एग्ज़ाम दे करके फिर उसके बाद डेप्थ स्टडी करेंगे। अभी तो फैक्चुअल ले लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, तो अभी फैक्चुअल रहिए आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मतलब नेक्स्ट का मतलब पहला है, ये इन्फॉर्मेशन देते थे, नेक्स्ट पे नहीं पहुंच गए, पहला ही देखेंगे हम। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था, डाहल का बहुतंत्र था, या लुसियन पाई की आधुनिकीकरण सिद्धांत था, या रोस्टो का विकास के चरण का सिद्धांत था। और इसमें जो दिए गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की जो ये राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था, इसी को जो है पावेल ने क्या किया था कि इसको अधूरा मानते हुए 1960 में इन्होंने अपना जो है एक अनुप्रयोग दिया था इस पर। ये संरचनात्मक प्रकारात्मक का अनुप्रयोग किया था, इनके जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है इसी पर किया था। इसको अधूरा बताया था और इन्होंने अपना अनुप्रयोग दिया था, 1960 में दिया था। और द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज इनकी पुस्तक है, उसमें दिया था। और इन्होंने आगत निर्गत तत्व को क्या बताया था? राजनीतिक प्रणाली बताया था। तो ये भी देख लीजिए कि आमंड पावेल ने के अनुसार क्या है, जो आगत निर्गत है वो राजनीतिक प्रणाली है।
राजनीतिक प्रणाली है, ठीक है। और इन्होंने ईस्टर्न के सिद्धांत को, जो व्यवस्था थी, उसको जो है अधूरा माना और अपना जो है संरचनात्मक प्रकारात्मक, ये क्वेश्चन आता है अलग से, तो ये जो है किससे, पावेल से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ अच्छे समझ लीजिए। इसका उल्टा भी कर सकता है, संरचनात्मक प्रकारात्मक किसके द्वारा दिया गया है, तो आमंड और पावेल के द्वारा दिया गया है, या संरचनात्मक ये जो है किसको अधूरा मानते हुए दिया गया है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो सारी चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आप क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आप उसको आंसर कर पाएँ। लुसियन पाई का जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत है, जो लुसियन डब्ल्यू पाई हैं, इनका जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये देख लीजिए। और राजनीतिक विकास की जो अवधारणा इन्होंने दी है, इसमें 3 चीज़ें दी हैं: समानता, क्षमता, विभेदीकरण। समानता, क्षमता, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये 3 दी हैं विशेषताएं। इनको आप बिल्कुल रट लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। समानता क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें जो है नागरिकों को मतलब जो प्रजा है, जो शासित लोग हैं, परंपरागत रूप से समाज के शासित लोग हैं, उनको नागरिकों का दर्जा प्राप्त होने लगे, यानी कि उनको अधिकार वगैरह मिलने लगे। क्षमता से मतलब है कि जो है, जो सार्वजनिक मामले में प्रबंध, विवाद नियंत्रण और जनसाधारण की जो नई नई मांगें उठ रही हैं, उसमें राजनीतिक प्रणाली की क्षमता बहुत बढ़ जाती है उन सब मांगों को पूरा करने के लिए, उनको जो प्रबंध करने के लिए। इसमें क्या है, राजनीतिक प्रणाली की क्षमता जो है बढ़ जाती है। और तीसरे में विभेदीकरण है। इसमें जो है कई ये जो विशिष्ट कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, इनको संपन्न करने के लिए विशिष्ट संरचनाएं उभर कर सामने आती हैं, यानी कि विशिष्ट संरचनाएं, संस्थाएं, ये सब उभर कर सामने आती हैं। तो ये सारी हो गया विभेदीकरण। विभेदीकरण में विशिष्ट संरचनाएं सामने आती हैं। क्षमता में जो है सारे जो मामले होते हैं उनको डील करने की क्षमता राजनीतिक प्रणाली की बढ़ जाती है। समानता में क्या होता है, जो ये शासित लोग होते हैं वो नागरिकों का दर्जा पाने लग जाते हैं। और रोस्टो ने भी 5 प्रकार के विकास के चरण बताए हैं। इसको हमने कई बार प्रैक्टिस में करवा रखा है, और इन चरणों से होते हुए ही कोई राजनीतिक प्रणाली या कोई देश जो है प्रचुरता तक पहुंचता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा के 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो समानता, क्षमता, संरचनाओं का विभिन्नीकरण, स्वतंत्रता, समानता, संरचनाओं का विभिन्नीकरण, न्याय, समानता और क्षमता, या फिर स्वतंत्रता, न्याय और क्षमता। तो हमने अभी बात कर ली है जो है लुसियन डब्ल्यू पाई की, कि समानता जिसमें शासित लोग नागरिक बनने लगते हैं, क्षमता जिसमें राजनीतिक प्रणाली जो है अपनी क्षमता डेवलप कर लेती है जो सारी चीज़ों को डील करने की, ठीक है, प्रबंधों को और नियंत्रण, ये सारी चीज़ों में क्षमता अपनी विकसित कर लेती है। और विभेदीकरण में यानी कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण, तो नई नई संरचनाएं आने लग जाती हैं जिससे उसके कार्य करने में उसको और आसानी होती है अपने कार्यों को संपन्न करने में। तो इसको रट लीजिए ऐसे ही, और ये जो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे आगे हम। किसने तर्क दिया कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति की विचार बेमानी लगता है? किसने कहा है ऐसा? एन ईसेनस्टेड ने, या ग्रेबियल आलमंड ने, या अरेंड लिजफर्ड ने, या हेरोल्ड लॉसवेल ने? किसने ऐसा कहा है वो आपको बताना है। तो जो हेरोल्ड लॉसवेल है इन्होंने ही ऐसा कहा है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसको ऐसे रट लीजिए, थोड़ा सा इनको क्या है कि कहीं ना कहीं लिंक करके और स्टोरी जैसा कुछ बना करके और रट लीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक संस्कृति आपका टॉपिक है। कंपैरेटिव जो तुलनात्मक प्रशासन है, पॉलिटिक्स है, तो उसमें क्या है आपका ये जो है पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि राजनीतिक संस्कृति जो है आपका टॉपिक है। और राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम जो है इन्हीं का नाम आता है, आमंड और बर्बा का। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और अगर इस टॉपिक से आया क्वेश्चन तो यहाँ से आने के बहुत चांसेस हैं। ऑप्शन आपके सामने क्या है? संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रभावहावी राजनीतिक संस्कृति, या सहभागी राजनीतिक संस्कृति।
तो इन्होंने जो है संकुचित, प्रभाभावी, प्रजाभावी और सहभागी इन तीनों प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की है, लेकिन जो सांविधिक है इसकी बात नहीं की है। ठीक है, देखो यहाँ एक बात और समझने वाली है कि जब इन्होंने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो जो इस संकुचित राजनीतिक संस्कृति होती है ये किन देशों से संबंधित है, किस प्रकार का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ संबंधित है, तो अफ्रीकन प्रदेश। ठीक है, जो अफ्रीकन प्रदेश थे ये उनसे संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो रिवीजन में आपको आसानी होगी, और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा आपको। और जो प्रजाभावी है ये जो तत्कालीन साम्यवादी देश थे, साम्यवादी, ये हो गए अफ्रीकन देश। ठीक है, संकुचित, वहाँ पर क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, बहुत संकुचित थी, क्योंकि यहाँ पर निरक्षरता थी, गरीबी थी, तो जहाँ ऐसा माहौल होगा तो वो सारी चीज़ें संकुचित ही रहती हैं। और ये जो प्रजाभावी तो साम्यवादी, प्रजाभावी जो राजनीतिक संस्कृति थी कहाँ पाई जाती थी, जो साम्यवादी देश थे उनमें पाई जाती है। और जो सहभागी थी तो ऑब्वियस सी बात, जो विकसित देश थे जैसे कि यूरोप व अमेरिका के राष्ट्र, है ना, तो जितना जो विकसित होगा उतना सहभागिता वहाँ पर ज़्यादा रहती है, साक्षरता रहती है, लोग जागरूक होते हैं, ये सब चीज़ें जहाँ होंगी वहीं सहभागिता होगी। तो कहाँ थे, यूरोप व अमेरिका, यूरोप अमेरिका के जो राष्ट्र थे वहाँ पर ये पाई जाती थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि संकुचित राजनीतिक संस्कृति और ये सब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो भी मैंने दे दिया है। और आमंड बर्बा की अगर हम फेमस पुस्तक की बात करें जिसमें इन्होंने राजनीतिक संस्कृति की जो है अवधारणा का प्रस्तुतिकरण किया है, तो द सिविक कल्चर। देखिए एक ही जगह जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में, पढ़ने में दिक्कत ना हो। द सिविक कल्चर आती कब है, ये आती है, ये 63 में आती है, 1963 में आती है ये, तो डेट भी आप ले लीजिए, 1963 में आती है। एक इस टॉपिक से और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये राजनीतिक संस्कृति है, इस राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ये पावेल, जो आमंड महोदय हैं आपके, इन्होंने किया है। आमंड ने क्या है, सबसे पहले किया है इस अवधारणा का प्रयोग, राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया है। बाकी मैंने बोल दिया, आप नोट डाउन कर लेंगे किसका, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का किस में किया है वो देख लें। तो इन्होंने अपनी बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में किया है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम, इसमें जो है ये इनकी बुक है, इसी में जो है इन्होंने किया है। 1956 में ये बुक आती है और इसी में जो है अपने लेख में इन्होंने इसका किया है। तो जो राजनीतिक संस्कृति का है ये प्रथम प्रयोग किसने किया है, आमंड बर्बा ने किया है, अपनी जो लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम है इसमें किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपकी राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर से। ये 2 बुक हो गई जिसमें एक में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, और ये दूसरी बुक हो गई जिसमें आमंड और बर्बा ने इसका जो है क्या किया है, वर्गीकरण किया है 3 भागों में। कहाँ कौन से, संकुचित जो कि अफ्रीकन से संबंधित है, प्रजाभावी जो कि साम्यवादी देशों से संबंधित है, और सहभागी जो कि यूरोप और अमेरिका से संबंधित है। देखिए एक टॉपिक को उठाते हैं तो उससे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही जगह क्लियर कर दीजिए, बार बार अलग अलग क्वेश्चन में जा करके क्लियर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और कन्फ्यूजन बनी रहेगी लास्ट टाइम तक। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आमंड बर्बा से राजनीतिक संस्कृति से संबंधित देख ली हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम टेकिंग हो जाए बट क्या हो जाए कि अगर कंफर्म हो रहा है चीज़ें, आगे के लिए आपकी जड़ मजबूत हो रही, बेस आपका बन रहा है, तो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेबियल ऑलमन ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार किया। उनकी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताएं में से एक नहीं है। ग्रेबियल ऑलमन की बात हो रही है। ठीक है, ए है सभी राजनीतिक प्रणालियों में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। बी है, बी क्या कह रहा है कि सभी राजनीतिक संरचनाएं बहुक्रियाशील हैं। सी कह रहा है सभी राजनीतिक प्रणालियों में संरचनाएं होती हैं।
डी कह रहा है एक प्रणाली के भीतर एकीकरण होता है। तो जब आपसे पूछ रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही, ये हो जाएगा सही आपका। बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं आपके राइट हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि डेविड ईस्टन के जो निवेश निर्गत मॉडल था, व्यवस्था सिद्धांत, उसको अधूरा मानते हुए आमंड ने अपना संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया था। और इसके अंदर उन्होंने बताया था कि प्रत्येक देश में अपनी एक राजनीतिक संरचना होती है, ठीक है, संरचनाएं होती हैं, बहुक्रियाशील होती हैं, यानी कि वो विभिन्न विभिन्न जो हैं कार्य करती हैं। तो ये भी हो गया। और ये क्या है, इनमें जो है सभी राजनीतिक प्रणालियों में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, लगभग एक समान जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। तो तीनों ही सही हैं। और एक प्रणाली के भीतर एकीकरण ऐसा नहीं इन्होंने कहा था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृत की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? जी ऑमंड ने किया था, जी बी पावेल ने किया था, के ड्यूस ने किया था, या लुसियन पाई ने किया था? किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर जो है ना, अभी हमने बात कर ही ली थी, तो अब आपका आंसर सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जी आमंड, ठीक है। जी आमंड ने किया था, कौन सी बुक में? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में किया था सबसे पहले। और ये आती कब है? 1956 में आती है। इसी में सबसे पहले जो है राजनीतिक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग इन्होंने किया था। किसने? आमंड महोदय ने। फिर आमंड और बर्बा ने मिलकर के राजनीतिक संस्कृत का वर्गीकरण किया था। तो देख लीजिए, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड ने किया और आमंड और बर्बा ने मिलकर के उसका वर्गीकरण किया है 3 भागों में, संकुचित, प्रजाभावी और तीसरा कौन सा था? संकुचित, प्रजाभावी और सहभागी, ठीक है। उनके देश भी बता दिए कहाँ कहाँ फॉलो की जाती हैं। चलिए आगे देखेंगे। लुसियन पाई का हमने बात कर ही लिया था। इन्होंने विकास के जो राजनीतिक विकास के चरण हमने बात की थी, तो समानता, क्षमता, विभेदीकरण, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? एल पाई की है, लिप्सेट की है, हंटिंगटन की है, या रोस्टो की है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हंटिंगटन आपका राइट हो जाएगा। इनको थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन वहाँ पर गलत ना हो। तो जो ये हंटिंगटन है, ये कहते हैं कि जो राजनीतिक विकास है उसका मुख्य लक्षण क्या है? राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें जो मुख्य बाधा होती है राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है। तो जब राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है तब वो जो है राजनीतिक विकास में मुख्य बाधा पैदा हो जाती है। और इसी को इन्होंने जो है राजनीतिक ह्रास का नाम दिया है। क्या दिया है? क्षय का सिद्धांत या फिर राजनीतिक ह्रास, कुछ भी कह सकते हैं। राजनीतिक ह्रास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो क्षय का सिद्धांत या राजनीतिक ह्रास का सिद्धांत क्या है कि जब वो जो है ये राजनीतिक विकास में अव्यवस्था, जो राजनीतिक विकास का चलता प्रोसेस है उसमें जब अव्यवस्था हो जाती है तब जो है राजनीतिक ह्रास होता है। और यही जो है मूल समस्या है किसी देश में कि जो है विकास जो है ठीक से नहीं होता है। ये कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है किसी देश में, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसकी तुलना में राजनीतिक संस्थाओं का विकास पीछे रह जाता है। समझे आप? तो यहाँ ये संस्थाओं की बात कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तो होता है लेकिन संस्थाओं का विकास उसके अकॉर्डिंग उतनी तेज़ी से नहीं हो पाता है। यदि सहभागिता और राजनीतिक संस्था का निर्माण जो यानी कि साथ साथ चल सके तो राजनीतिक ह्रास को रोका जा सकता है। तो इनका मतलब यही है कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनको भी अगर साथ साथ उसी तेज़ी से इनका भी विकास होता रहे, इनका भी पुनरुत्थान और इनके भी मतलब क्या आधुनिकीकरण इनमें भी लाया जाए तो राजनीतिक ह्रास को रोका जा सकता है। तो ये है इनका पूरा कॉन्सेप्ट कि क्षय का सिद्धांत क्या है। तो इनका मूल मंत्र यही है कि अव्यवस्था, जो अव्यवस्था होती है उससे उसी को राजनीतिक ह्रास इन्होंने बोला है। राजनीतिक अव्यवस्था को राजनीतिक ह्रास बोला है। और संस्थाओं को जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ अगर संस्थाओं का भी उतनी तेज़ी से विकास हो तो राजनीतिक ह्रास को रोका जा सकता है। ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। रोस्टो ने 5 प्रकार के चरण जो हैं 5 चरणों में विकास को बताया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है? राजनीतिक प्रतीक, परिवार, राजनीतिक दल या कोई नहीं? तो ये यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं।
राजनीतिक समाजीकरण जो ये अवधारणा है, इसका सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? हर्बर्ट साइमन ने की थी। हर्बर्ट साइमन ने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ठीक है, और कौन सी पुस्तक? इनकी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में की थी। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इन्होंने किया था। ठीक है, ये हो गई बात कि इन्होंने सर्वप्रथम इसका व्याख्या की थी। साइमन ने, हर्बर्ट साइमन ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किया था। और ये यही कहते हैं कि राजनीतिक समझ लोगों में विकसित होती है। इसी को जो है राजनीतिक समाजीकरण इन्होंने बोला है। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? कि लोगों में राजनीतिक समझ विकसित हो। और ये विकसित करने वाली समाज में कुछ संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि परिवार हो गया, शिक्षण संस्थाएं हो जाएंगी, राजनीतिक दल हो जाएंगे, सामाजिक संस्थाएं हो जाएंगी, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं जो भी हैं, सरकारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, जनसंचार के साधन वगैरह ये हो जाएंगे। तो देखिए, राजनीतिक प्रतीक या राजनीतिक संस्थाएं, परिवार, राजनीतिक दल, ये सभी हो जाएंगी। तो नहीं पूछ रहा है तो कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें जो ना हो, सभी अपना रोल अदा करती हैं राजनीतिक समाजीकरण में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? D.E. एप्टर हैं, मार्टिन कैपलान है, डेविड ईस्टन है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के जो पुस्तक के लेखक हैं, इसके कौन है? डेविड ईस्टन है। तो यहाँ पर आपका जो है सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। डेविड ईस्टन इसके जो है। और इसके अलावा सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मार्टिन कैपलान की है। और द गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन पुस्तक ये किसकी है? D.E. एप्टर की है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो रख लीजिए। कौन सी है? सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये मार्टिन कैपलान की है। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? द गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन, ये किसकी है? एप्टर की है। द गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन ये एप्टर की है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड ईस्टन की ये हो जाती है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? यानी कि आगत कार्य, निर्गत कार्य, दो भागों में बांटा है। तो आगत कार्य कौन सा नहीं है इनमें से? तो हमने ये आपको कई बार कराया है। आगत कार्य जो है 4 प्रकार के होते हैं, और इसमें से कौन सा नहीं है? हित समूहन, हित मुखरन, अंतःपासी, राजनीतिक संप्रेषण। तो इसमें जो है अंतःपासी यही नहीं है। हित समूहन, हित मुखरन, राजनीतिक संप्रेषण ये भी है। और साथ में चौथा क्या हो जाएगा? राजनीतिक समाजीकरण या भर्ती, ऐसे करके होता है वो चौथा। और निर्गत कार्यों में ये हमने लिख दिए हैं, निर्गत निर्माण। ठीक है, और फिर क्या है? नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय, नियम अधिनिर्णय, ये निर्गत कार्य होते हैं और ये आगत होते हैं। चौथा जो है समाजीकरण, भर्ती, ऐसे होता है। और ये 3 आपके ये होते हैं, 1 2 3 ये नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है अंतःपासी ये नहीं होता है। तो चौथा भी यहाँ पर आप देख लीजिए। चौथा क्या है? राजनीतिक क्या है? समाजीकरण। कभी समाजीकरण आ जाएगा, कभी भर्ती लिख करके आ जाएगा, भर्ती। तो आप उसको भी देख ही लेना क्या वहाँ पर आ रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैब्रियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आमंड की जो है राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हम अभी भी क्वेश्चन करके आए हैं, बस थोड़ा सा वर्डों का हेरफेर किया गया है यहाँ वर्ड्स का। तो अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति, ऐसा इनका कोई वर्गीकरण नहीं था। जबकि संकीर्ण हमने पढ़ी थी, कहाँ? अफ्रीकी देशों में होती है। अधीनस्थ या प्रजाभावी, यहाँ पर आप कंफ्यूज आपको नहीं होना, या अधीनस्थ आ जाएगा या फिर आ जाएगा प्रजाभावी। तो ये कहाँ होती है? ये साम्यवादी देशों में होती है, हमने बात की थी। ठीक है, अभी तो बात करके आ रहे हैं। सहभागी कहाँ होता है? ये यूरोप और अमेरिकन देशों में ये पाई जाती है। तो 3 है। अधीनस्थ आ जाएगा, प्रजाभावी, प्रजा क्या होता है? अधीनस्थ ही होते हैं। तो आप उसको ध्यान रखेंगे, अधीनस्थ प्रजाभावी 2 तरह से आ सकता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, लुशियन पाई ने
राजनीतिक विकास के संकट में कुछ अवस्थाएं बताई हैं, निम्न में से कौन उस संकटावस्था से संबंधित नहीं है? इयत्ता संकट, औचित्य संकट, वितरण संकट या फिर मूल्य संकट। तो कौन सा लुसियन पाई के जो है राजनीतिक विकास में कौन कौन से संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है? एक तो ये मूल्य संकट जो है यही संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इन्होंने कौन कौन सी दी है? देखो, इनके कॉन्सेप्ट जो है इनका वो समझ लो। राजनीतिक जो है विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं, समानता, क्षमता, विभेदीकरण या विभिन्नीकरण। तो ये हमने देख लिया है, ठीक है, देख लिया है, अभी देख के आ रहे हैं। और फिर इन्होंने राजनीतिक विकास में संकट की भी कुछ अवस्थाएं या विशेषताएं बताई, अवस्थाएं बताई हैं, एक्चुअली ये अवस्थाएं होती हैं। तो कुछ अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी? तो ये इयत्ता संकट हो जाएगा, औचित्य संकट हो जाएगा, वितरण संकट हो जाएगा। तो ये 3 संकट बताए हैं और 3 विशेषताएं बताई हैं, आप इनको रट लीजिए। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संदर्भ में 3 विशेषताएं बताई हैं, 3 विशेषताएं बताई हैं, कौन कौन सी? समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ठीक है। और 3 जो है क्या बताएं? संकट बताए हैं, इयत्ता संकट, औचित्य संकट, वितरण संकट। मूल्य संकट इसमें नहीं आएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? कौन है? तथ्यों और मूल्यों को अलग करता है, ऐतिहासिक रूप से तथ्य एवं मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है, तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है, प्रामाणिक विश्लेषण को त्यागता है। तो जो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, तुलनात्मक राजनीति होती क्या है? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, संगठनों, सरकारों, इन सब का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। और इसके अंतर्गत होता क्या था कि तथ्यों और मूल्यों के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता था। और इसमें क्या होता था कि मूल्यों, आदर्शों की अधिकता पाई जाती थी, तथ्यों की शून्यता पाई जाती थी। यानी कि तथ्य कम होते थे, बहुत न्यूनता, शून्यता नहीं कहेंगे, न्यूनता पाई जाती थी, तथ्य कम होते थे। और क्या, जो ये मूल्य और आदर्श होते, ये जो है ये अधिक थे। जैसे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, इसमें क्या है, मूल्य और आदर्श बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि तथ्य से रहित हो, बिल्कुल थोड़े से तथ्य भी थे वहाँ पर। तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलनात्मक राजनीति परंपरागत, ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप थोड़ा इसको देख के जाइएगा। आगे क्या कह रहा है कि डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता और धारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय से ली गई है? तो जैविक विज्ञान से या भौतिक विज्ञान से, संचार विज्ञान से या फिर सामाजिक विज्ञान से, किस विज्ञान से ली गई है? तो डेविड ईस्टन की जो ये है राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता कहाँ से? ये जैविक विज्ञान से ली गई है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये जैविक विज्ञान से कैसे जो है ली गई है वो भी आप देख लीजिए। ये कहते हैं कि जिस प्रकार मानव क्या है, शरीर, मानव का शरीर, समस्त अंग जो है, शरीर के समस्त अंग एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार समाज की सभी संस्थाएं एक दूसरे से संबद्ध हैं। फिर क्या कहते हैं कि जैसे जिस तरह अंग एक दूसरे पर आश्रित हैं, वैसे समाज की जो ये संस्थाएं हैं, ये भी जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। और फिर क्या कहते हैं कि शरीर के अंग एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, वैसे ही राजनीतिक प्रणाली में भी परस्पर क्रियाएं की जाती हैं। तो ये हो गया इनका कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो आपको आंसर टिक करने में सही रहेगा। प्लस अब देखेंगे डेविड ईस्टन के लिए कुछ जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, तथ्य हैं इनके बारे में, वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। ये चाहे एक बार ना भी बने, लेकिन ये बनेगा, तो ये भी देख लीजिए। टफ लेवल में अगर क्वेश्चन पेपर बनता है तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इजी लेवल पे बनेगा तो ये बहुत तथ्यात्मक हैं कि इनको व्यवहारवाद का जनक, ये इजी लेवल बनेगा तो यहाँ से आएगा, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और ये जो है आगत निर्गत सिद्धांत जैसे इन्होंने दिया है, वो तो आपको पता ही है, आमंड ने इन्हीं के आगत निर्गत सिद्धांत पर अनुप्रयोग किया था। तो आगत निर्गत सिद्धांत या व्यवस्था सिद्धांत इनसे संबंधित है, तो ये भी इनका है, जनक इसके कहे जाते हैं, ठीक है। और व्यवस्था सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है, व्यवस्था, इसका भी जनक कहा जाता है। और व्यवस्था, जो व्यवस्था सिद्धांत है
इसका भी इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। और जो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन है, इसका भी जनक कहा जाता है। तो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का जनक इनको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उत्तर व्यवहारवाद से किसका नाम, उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति की बात करें तो डेविड ईस्टन जुड़े हैं, व्यवहारवाद की क्रांति की बात करें तो डेविड ईस्टन जुड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें उत्तर व्यवहारवाद से डेविड ईस्टन बहुत गहराई से जुड़े हैं, डेप्थ में जुड़े हुए हैं। चाहे व्यवहारवादी क्रांति की बात हो, चाहे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की बात हो, डेविड ईस्टन के द्वारा लाई जाती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि ईस्टन का वैचारिक ढांचा कितने चरणों में विकसित हुआ, 4 में, 2 में, 5 में या फिर 3 में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि 3 सही हो जाएगा, क्योंकि जो डेविड ईस्टन का ये व्यवस्था सिद्धांत है, ये निवेश, मांगे तथा निर्गत के आधार पर पर्यावरण में अंतःक्रिया करता है। क्या क्या है इसमें, निवेश, फिर मांगे, और फिर क्या है, ये जो निवेश, मांगे तथा निर्गत के आधार पर पर्यावरण में क्या करता है कि अंतःक्रिया करता है। और इसमें अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में निवेश होता है, फिर मांगों का रूपांतरण होता है, फिर राजनीतिक व्यवस्था में वो आते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इसमें 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश, फिर मांगों का रूपांतरण, फिर राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत में विकसित होना। ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया है। तो किसने दिया है, मैक्स वेबर ने, ग्रेवियर ऑमंड ने, विलियम मिशेल ने या फिर टैलकॉट पार्सन्स ने। किसने दिया है, तो ये इसको हम कई बार अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बार इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच इन्होंने दिया था, यानी कि संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण इन्होंने ही दिया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का विकल्प क्या है। तो इसका विकल्प क्या है, केस स्टडी विधि है, या सत्ता मीमांसा है, या सांख्यिकी विधि है, या अनुभवजन्य विधि है। तो ये जो है सांख्यिकी विधि है, यही इसका जो है विकल्प है प्रयोगात्मक पद्धति में तुलनात्मक राजनीति में। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि प्रयोगात्मक पद्धति का आशय क्या होता है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। इसका आशय क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धति है ये, और वैज्ञानिक पद्धति का निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, तथ्यों के आधार पे। तो इसका जो विकल्प यही था, सांख्यिकी जो है इसका विकल्प था। जो भी इस पद्धति को प्रयोग करके निकलता था निष्कर्ष, वो तथ्यों के आधार पर निकलता था। तो ये जो सांख्यिकी विधि है, ये भी कुछ ऐसा ही देती है, ऐसा ही विकल्प देती है। तो ये जो है सबसे अच्छा विकल्प है, सांख्यिकी विधि जो है तुलनात्मक राजनीति में सबसे अच्छा विकल्प है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक फैक्ट और देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु महोदय हैं। ये आप जो है नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले 158 जो है संविधानों का, देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो जनक यही हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेट करते रहिए एक दूसरे चीज़ों को, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन राइट जाना चाहिए। जब जितना रिलेट करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपकी पकड़ बनेगी क्वेश्चंस पे। अगला क्या है, डेविड ईस्टन ने राजनीति के अपने वैचारिक ढांचे में एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन सा उन विशेषताओं में से एक नहीं है। इकाइयाँ और सीमाएं, एक प्रणाली के भीतर भेदभाव, इनपुट और आउटपुट, प्रणाली के भीतर अंतर संबंध। तो कौन सा जो है इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रणाली के भीतर अंतर संबंध। क्योंकि जो ये डेविड ईस्टन महोदय हैं, ये राजनीतिक प्रक्रिया क्या बताते हैं कि एक बंद दायरे में कार्य नहीं करती। ऐसा ये कहते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया एक बंद दायरे में कार्य नहीं करती है, बल्कि यह सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ी रहती है। इन्होंने क्या है, राजनीतिक प्रणाली को एक खुली प्रणाली बताया है, ठीक है।
तो और राजनीतिक प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ये तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर जो है ये अंतर संबंध, प्रणाली के भीतर अंतर संबंध ये इनके द्वारा नहीं है, बाकी सभी हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे? जेम्स ब्राइस, एवी डायसी, आरसी मैक्रिडिस या फिर कार्ल जे फ्रेडरिक। कोड भी आपको आगे दिए हैं, तो आंसर आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा ये बताइए आप। तो यहाँ पर जो है 1 ट्री वो क्या है 1, 2 और 4 जो जेम्स ब्राइस हो जाएंगे और एवी डायसी हो जाएंगे और कार्ल जे फ्रेडरिक हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बी आपका जो है राइट हो गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ये इनकी पुस्तक है किसकी? डेविड ईस्टन की। राजनीतिक जीवन को मानता है, क्या मानता है? प्रक्रिया की व्यवस्था, पैरापॉलिटिकल व्यवस्था, व्यवहार की व्यवस्था या सह परिवृत्ति की व्यवस्था, क्या मानता है इसमें? तो कौन सी पुस्तक? अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड ईस्टन की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या इसको माना है? तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही, व्यवहार की व्यवस्था माना है इसको। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी डेविड ईस्टन से संबंधित है। डेविड ईस्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। किस रूप में संदर्भित करता है? जो समूह संगठन है उनकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है, उपव्यवस्थाओं के रूप में, पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में, राजनीतिक समुदाय के रूप में, द्वारपाल के रूप में। तो ये पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में जो है संदर्भित करते हैं डेविड ईस्टन। किनको? जो आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनको, ठीक है। और इनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सामान्य व्यवस्था की सीमाओं के पार होती हैं और पर्यावरण तथा परस्पर अंतःक्रिया करने वाली संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं का एक ये सेट है। ऐसी बातें ये करते हैं। तो और क्या कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाएं चाहे कैसा भी देश हो, कुछ भी हो और कैसी भी शासन व्यवस्था हो, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में वहाँ पाई जाती हैं, चाहे जिस रूप में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे निम्नांकित में से किसने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? किसने माना है? एल लावेल ने, ग्राहम वॉलेस ने, जॉर्ज कैटलिन ने या हेराल्ड लॉसवेल ने। 22 का जो है आप सही आंसर करेंगे। तो जो ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है किसको? इन्होंने चार्ल्स मेरियम को। तो मानने वाले ऐसा जो है हेराल्ड लॉसवेल हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हेराल्ड लॉसवेल क्या होते हैं? जो चार्ल्स मेरियम होते हैं इनके शिष्य होते हैं, ठीक है, इनके शिष्य होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी फेमस पुस्तक तो हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये इनकी पुस्तक है। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये इनकी जो है पुस्तक का नाम है। ये काफ़ी फेमस है, इसको आप याद रखेंगे। ये हेराल्ड लॉसवेल की है। और इनका फेमस कथन है कि जो राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने एवं मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। ये इनकी दी हुई परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने एवं मिल बांटकर प्रयोग करने से है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने देख लिया है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल, चार्ल्स बिट्स और जोसेफ शुम्पीटर। तो इसमें जो है कौन संबंधित नहीं है? जो अभिजात वर्गीय सिद्धांतकार हैं इनसे जो है कौन संबंधित नहीं है? तो ये जो तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चार्ल्स बिट्स ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। अभिजात वर्ग सिद्धांतकार हैं ये सारे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गिटानो मोस्का रख लीजिए, सी राइट मिल्स रख लीजिए, रॉबर्ट मिशेल्स रख लीजिए, जोसेफ शुम्पीटर रख लीजिए। ये सभी अभिजात वर्गीय सिद्धांतकार हैं। और यदि हम बात करें कि ये मानते क्या हैं, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है कि जो अल्पसंख्यक होता है वो शासक वर्ग होता है, यानी कि
जो शासक वर्ग होता है उसकी संख्या बहुत कम होती है। और दूसरा कौन सा वर्ग होता है? बहुसंख्यक होता है। जो शासित यानी कि जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो शासित वर्ग होता है और वो बहुसंख्यक होता है। ज़्यादातर लोग शासित होते हैं। और ये अल्पसंख्यक वर्ग यही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, यानी कि इसी के पास सत्ता होती है, यही सत्ता का संचालन करता है। चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे कोई भी प्रणाली हो, क्या होता है इनके अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक वर्ग ही यानी कि जो मुट्ठी भर लोग होते हैं यही शासन का संचालन करते हैं। तो ये इनकी मेन थ्योरी है। यहाँ पर कुछ फैक्ट आप देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो यदि हम रॉबर्ट मिशेल की बात करें तो इन्होंने जो है रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत दिया था। मिशेल्स की बात कर लेते हैं तो क्या दिया था? अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत दिया है। किसकी बात हो रही है यहाँ जो है रॉबर्ट मिशेल की बात हो रही है। और इन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक दी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के ये लेखक हैं। यदि हम मिल्स की बात करें, मिल्स की, तो ये द पावर एलिट, ये सी राइट मिल्स की रचना है। द पावर एलिट क्या है? इनकी जो है रचना है। ठीक है। और हम यदि गिटानो मोस्का की बात करें तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगी? द रूलिंग क्लास, ये इनकी पुस्तक, ये सभी पुस्तक हैं। और अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे। जो पावर एलिट थ्योरी है इसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? अभिजनों का परिसंचरण अभिजनों के क्रमावर्तन से, अभिजनों के प्रतिस्थापन से, अभिजनों का प्रतिधारण से, अभिजनों के पुनर्स्थापन से। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो अभिजनों के क्रमावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्या है कि आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृत का कौन सा संगठक नहीं है? आलमंड एवं पावेल की राजनीतिक संस्कृत के बारे में फिर से क्वेश्चन है। संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास, उपर्युक्त कोई नहीं। तो इनमें जो दिए गए हैं राजनीतिक संस्कृति के संगठक, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके कुछ अलग ही संगठक हैं। जैसे कि पहला है आनुभाविक आस्था व विश्वास। तो ये क्या है? आनुभाविक आस्था और विश्वास पहला हो गया, आप नोट डाउन कर लेंगे इसको। दूसरा है मूल्य अभिविन्यास। क्या है? यहाँ मूल्यांकन है, मूल्यांकन नहीं होगा, मूल्य अभिविन्यास पहला भी देख ही लेते हैं। आनुभाविक आस्था व विश्वास, आनुभाविक आस्था व विश्वास। और तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या कहता है कि जो प्रभावी अनुक्रियाएं, ये 3 हैं। प्रभावी अनुक्रियाएं ये 3 हैं और ये तीनों कोई भी नहीं है, ये सारे ही गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि ये आपके सही संगठक हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? आर्थर बेंटले ने, ग्राहम वालेस ने, या फिर हैरोल्ड लॉस्की ने, या आर.टी. मैकेंजी ने? किसने किया था? तो ये जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हैरोल्ड लॉस्की। और आर्थर बेंटले गवर्नमेंटल प्रोसेस से संबंधित इनकी पुस्तक है, जबकि लॉस्की की क्या है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी फेमस पुस्तक है। और आर्थर बेंटले की गवर्नमेंटल प्रोसेस है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटेड टॉपिक ही देखने हैं अभी, लास्ट टाइम में ज़्यादा नहीं देखना है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि, राजनीतिक संचार। तो इसको अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो जो हित वृद्धि है ये नहीं होगा, हित अभिव्यक्तिकरण, संचयीकरण और राजनीतिक संचार ये सब होंगे। तीसरा कौन सा एक हो जाएगा?
सामाजिकरण, जो राजनीतिक सामाजिकरण या राजनीतिक भर्ती कुछ भी कह सकते हैं, वो हो जाएगा। और इसके अलावा ये आगत कार्य हो गए, और प्राथमिक कह लीजिए या आगत कह लीजिए, उसके बाद निर्गत या सेकेंडरी कार्य आ जाएंगे। तो उसमें 3 होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है। ये मोस्का ने दिया, मिसल्स ने दिया, या पेरेटो ने दिया, या लासवेल ने दिया। तो अभी भी हमने बात कर ली थी, जो अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत है, ये रॉबर्ट मिसल्स के द्वारा दिया गया है। और इसे जो है गुणतंत्र, अल्पतंत्र कह लीजिए या गुणतंत्र का लौह नियम भी आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे गुट हो चाहे अल्प हो, दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ पर जो है मिसल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उसमें सम्मिलित नहीं है। तो हमें नहीं देखना है। विस्तृत विचार क्षेत्र की खोज, यथार्थवाद की खोज, सुनिश्चितता की खोज, या संस्थावाद की खोज। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संस्थावाद की खोज। क्योंकि संस्थावाद जो है ये प्रवृत्ति कैसी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की ये प्रवृत्ति थी ज़्यादातर। आगे देखेंगे जिसमें संस्थाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उनके अध्ययन में ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आगे क्या है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था। तो कौन सा नहीं था, सांस्कृतिक परमवाद, या फिर प्रत्यक्षवाद, या फिर दार्शनिक बहुलवाद, या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो जो सांस्कृतिक परमवाद है यही जो है कारण नहीं था, पतन का कारण नहीं था। बाकी जो है सभी माने जाते हैं। अलग अलग जो विचारक हैं अलग अलग जो है विषय को या अलग अलग किसी एक घटना को ये मानते हैं कि ये इसके पतन का, राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण मानते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु की कौन सी विधि थी, मानक थी, परंपरागत थी, या वैज्ञानिक थी, या फिर सैद्धांतिक थी। तो कौन सी थी, तो ये थी वैज्ञानिक। तो तुलनात्मक में कौन सी पद्धति यूज की जाती है, वैज्ञानिक यूज की जाती है। ये वैज्ञानिक ही थी, क्योंकि उसमें जो है तथ्यों का थोड़ा सा प्रयोग करके जो निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं उसे हम, वही जो है वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया था अरस्तु ने। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती, यह प्राचीन धारणा है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा एक सही है। यहाँ पर जो है ऑप्शन एक राइट हो जाएगा कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण क्या है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो सारे अपने जो व्यवहार होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। यही राजनीतिक समाजीकरण है। और ये क्या निरंतर चलती है, कहीं पे रुकती नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो H.H. हैमन जो थे, H.H. हेमन, ये क्या थे, इन्होंने जो ही सबसे पहले जो राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी देख लीजिए, प्रथम प्रयोग किया था इन्होंने, जो ये टर्म है राजनीतिक समाजीकरण, इसका प्रथम प्रयोग। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक ह्रास की अवधारणा इस नाम के साथ संबंध है। अभी अभी हमने राजनीतिक ह्रास की बात की थी, डेविड ईस्टन के साथ है, या डेविड एप्टर के, या सैमुअल पी हंटिंगटन के, या जी आमंड के। तो राजनीतिक ह्रास जो व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं, जो राजनीतिक अव्यवस्थाएं होती हैं, उसी को जो है राजनीतिक ह्रास बोला है। किसने बोला है, अभी अभी हमने आपसे जो है इसके बारे में बात की थी, तो ये बोला है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, तो आप वीडियो को रिप्ले कीजिए और वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे ये एक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारे फैक्ट पहले से लिख दिए हैं।
ताकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। किस बात के लिए निर्भर होते हैं? खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो ये जो है निर्भर होते हैं निर्मित सामान के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो वॉलस्टीन है विश्व व्यवस्था में देशों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? तो ये होते हैं, एक पहले होते हैं कोर, यानी कि जो मध्य में रहते हैं, केंद्र या कोर कह लें, तो ये विकसित देश होते हैं। मुख्यतः ये क्या होते हैं? विकसित देश होते हैं। फिर दूसरे उसके बाद आते हैं, ये कोर में होते हैं, केंद्र में होते हैं। फिर आता है अर्धपरिधि। अर्धपरिधि में क्या होते हैं? विकासशील देश आ जाते हैं। फिर आता है परिधि, यानी कि उसमें अविकसित या अल्प विकसित ये जो है आ जाते हैं। तो ये आ जाता है परिधि। और इन तीनों के मध्य में जो है क्या होते हैं? संबंध कैसे होते हैं? शोषणकारी होते हैं। जो केंद्र होता है ये केंद्र हो गया, ये इसका जो परिधि का, अर्धपरिधि का भी शोषण करेगा और फिर परिधि का भी शोषण करेगा। जो अर्धपरिधि है या परिधि का शोषण करेगा। ठीक है, तो इन तीनों के संबंध कैसे होते हैं? शोषणकारी होते हैं। और ये जो परिधि वाले देश होते हैं यानी कि अविकसित राष्ट्र होते हैं, ये कोर को यानी कि केंद्र को क्या करते हैं? कच्चा माल, जो इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो कच्चा पदार्थ इनको निर्यात करते हैं और वहाँ से निर्मित सामान मंगाते हैं। तो इनका क्या होता है? अपने रिसोर्सेज भी इनके खर्च होते रहते हैं और इनका फ़ायदा भी नहीं होता है। वहाँ से निर्मित सामान वहाँ से लेते हैं और इनका मार्केट भी उतना डेवलप नहीं हो पाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने दिया था? सैमुअल पी हंटिंगटन ने, वान न्यूमैन ने, इमानुअल वॉलस्टीन ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सभ्यताओं का टकराव है ये जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पी हंटिंगटन से। बहुत ही फेमस जो है कथन है, आप इसको याद रखेंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देख लीजिए, इनका प्रमुख सिद्धांत है इसके बारे में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आगे आप इसको, ठीक है। ये आता कब है? 1993 में जो है ये आ जाता है। और इसमें इन्होंने बताया क्या है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो नई विश्व व्यवस्था बनी थी उसी के संदर्भ में इन्होंने बातें की हैं। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किसने किया? पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य या ये सभी? किसने दिया है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होना चाहिए। यही ऑप्शन डी राइट है, इन सभी ने दिया है। पुनर्जागरण जो आंदोलन हुए थे, सुधार आंदोलन हुए थे और जो राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था, इन्होंने जो है मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया है। तो ये सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नांकित में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन, मूल्यों का आदर। तो कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो है कूट भी हैं आपके सामने, वो भी क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कूट भी दिख जाए। तो अब आप बताइए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यदि हम मध्य युगीन विशेषताओं की बात करें तो आपका सामंतवाद भी था, पोप की शक्ति का विकास था वहाँ उस समय, और मूल्यों का आदर भी था। तो 1, 2 और 4, तो ये आ जाएगा आपका 2, 1, 4, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? रॉबर्ट डाहल हैं, माइकल ओकसाट हैं, कार्ल मार्क्स हैं या कार्ल ड्यूस हैं? राजनीतिक विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके माइकल ओकसाट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है G.A. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश या अत्यंत अल्प विकसित देश। सजातीय संस्कृति की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है कहाँ देखी जाती है? विकसित देशों में देखी जाती है। अगर हम बात करें सजातीय जो है संस्कृति है, ये है क्या? तो सजातीय संस्कृति जो है विकसित देशों में पाई जाती है और ये एक प्रकार से इसको कह सकते हैं विशेषीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कार्य विशेषीकरण। सजातीय संस्कृति क्या है? कार्य विशेषीकरण। क्यों कभी ऐसे आ जाए तो तब भी आपको ध्यान रहना चाहिए
सजाती का मतलब होता है कार्य विशेषीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य में दक्षता प्राप्त है वो वही कार्य करेगा, उसी कार्य को संपादित करेगा। तो इस तरह की संस्कृति या इस तरह का जो है सिद्धांत कहाँ देखने को मिलता है? तो स्पष्ट रूप से जो विकसित देश होते हैं यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य में स्पेशलाइजेशन होता है वो वही कार्य करता है और बखूबी उसको अंजाम देता है। तो विकसित देशों की ये जो है प्रणाली है, या विकसित देशों में ये चीज़ पाई जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? निगमनात्मक है, फिर आगमनात्मक है, या फिर प्रयोगात्मक है, या फिर अन्वेषणात्मक है। तो किस पे जो है इसको किया जा सकता? जो संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः जो प्रयोगात्मक है इसके द्वारा जो है अंतर किया जा सकता है, आधारित किया अंतर को इसी प्रयोगात्मक सिद्धांत के द्वारा या पद्धति के द्वारा अंतर किया जा सकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी, या पश्चिम की संस्कृति व राजनीतिक वंशागति की अस्वीकृत, या नैतिक मूल्यों पर घोर असहमत, या संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। तो यही है जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसका अर्थ यही है कि संघर्ष, जो भी संघर्ष होंगे, क्लैश का मतलब वहाँ पर संघर्ष हो रहा है, तो जो संघर्ष होंगे वो कैसे वैचारिक नहीं होंगे, आर्थिक नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? सांस्कृतिक होंगे। उसका चरित्र, उसकी विशेषता कैसी होगी? वो सांस्कृतिक होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन से संबंधित है, वो भी आप याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखने ही होंगे। आगे है सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? तो इन्होंने, जो पी हंटिंगटन थे, तो लोकतंत्रीकरण की लहरों के बारे में बात किया था, और एमए में इस पर, एमए की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें शुरुआत में ही इसमें अच्छे से पूरा डेप्थ में दिया गया है। तो भारत, इनकी जो लोकतंत्री लहर का मतलब वर्गीकरण किया गया था, कहाँ से कब तक है, कौन सी लहर है, तो इसमें कई सारी लहरों का कि ये लहर, प्रथम लहर इससे इस तक रही, सेकंड लहर यहाँ से यहाँ तक रही। तो ये जो भारत द्वितीय लहर में बताते हैं कि ये स्टेप मतलब आता है, तो भारत कहाँ पर आता है? ये आ जाता है द्वितीय लहर में आ जाता है, जो लोकतंत्रीकरण की द्वितीय लहर होती है इसी में आ जाता है। और पहली लहर जो है 1892 से 1942 के बीच में आई थी। ये जो है पहली लहर की बात करें तो 1892 से ये शुरुआत होती है, 1892 से, और 1942 के बीच में इसको माना जाता है। 1942 से 20 के बीच में इसे माना जाता है। ऐसे ही सारी आई थी, लेकिन इतना आप कहाँ याद रखेंगे, और लास्ट टाइम में तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। दूसरी लहर जान लें आप, क्योंकि दूसरी लहर जो है भारत से संबंधित है। तो ये वही, जब 1942 को ये प्रथम लहर यहाँ तक मानी जाती है, तो यहीं से 1942 से 1960 के दशक तक जो है 1960 के दशक तक जो है द्वितीय लहर जारी रहती है, और तीसरी लहर आती है 1974, तो 1960 तक ये जारी रहती है। तो इतना आप याद रखेंगे थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा अब लास्ट टाइम में आपका, यदि आपको पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको नॉलेज है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए। आगे देखेंगे केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? एकीकरण, औद्योगिकरण, प्रचुरता, राष्ट्रीय कल्याण। एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण, प्रचुरता। एकीकरण, प्रचुरता, राष्ट्रीय कल्याण, औद्योगिकरण, या औद्योगिकरण, एकीकरण, प्रचुरता, राष्ट्रीय कल्याण। तो इनके अनुसार जो है ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें जो है क्या है कि सबसे पहले एकीकरण होगा, और एकीकरण के बाद फिर औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण के बाद फिर राष्ट्रीय कल्याण, उसके बाद प्रचुरता की बात की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसका? 43 नंबर जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? उत्तर व्यवहारिकवादी, परंपरागत, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, व्यवहारिकवादी। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कौन सा जो है ये ज़्यादा प्रचलन में था? तो ये था
परंपरागत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यही जो है प्रचलन में था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? डेविड ईस्टन, पीटर लासवेल या दांते जर्मिनो या रॉबर्ट डाहल। तो ये जो दांते जर्मिनो है यही जो है सबसे ज़्यादा इस सिद्धांत के प्रभावी समर्थक हैं। दांते जर्मिनो किसके? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के। ऑप्शन जो है डी सी यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचना तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो राजनीतिक व्यवस्था की संरचना तथा प्रकारों के आधार पर कौन करता है? हैरोल्ड लासवेल, डेविड एप्टर है ये डेविड ईस्टन या फिर आमंड। तो इसको अभी तक आपने कई बार पढ़ लिया है। तो ये आमंड जो संरचनात्मक, प्रकारात्मक या व्यवस्थाओं की संरचनाओं तथा प्रकारों, ये सब जहाँ पर चीज़ें आएंगी तो आमंड से हो जाएंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि संरचनात्मक, प्रकारात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? 4, 6, 8 या फिर 10? कितने प्रकार करती है? तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ सब पूरा नहीं दिया है, आधा दिया है, लेकिन आधे में ही हमें जो एक्यूरेट आंसर मिल रहा है वो करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 हमें एक्यूरेट मिल रहा है, क्योंकि जो प्रथम कार्य, प्राथमिक कार्य 4 कितने होते हैं? 4 होते हैं। हित समूहन, स्पष्टीकरण और राजनीतिक समाजीकरण और क्या है? राजनीतिक संचरण। तो ये 4 कार्य प्राथमिक होते हैं, और जबकि जो निर्गत कार्य होते हैं वो 3 होते हैं। तो हमें 4 यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। तो ना तो या तो 7 रहे या फिर 3 रहे या फिर 4 रहे, ये 3 ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। तो ना 3 है और ना 7 है, यहाँ पर 4 है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक कार्यों के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ वहाँ घुमा करके, टेढ़ा मेढ़ा करके दे देंगे और आप उसमें उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, जो एक्यूरेट ऑप्शन, जो नियरेस्ट ऑप्शन बन रहा है उसको आप लगाइए और लगा के आगे बढ़िए। आमंड और बर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? संकुचित राजनीतिक संस्कृति, ये प्रजाभावी, संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, सहभागी। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसके बारे में हमने आगे पहले ही समझ लिया है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नांकित में से किसकी उपेक्षा की गई है? सरकारों के अध्ययन की, संस्थाओं के अध्ययन की, संस्थाओं का अध्ययन या संस्थाओं की तुलना या आनुभाविक अन्वेषण। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसकी, पहले जो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में जो आनुभाविक अन्वेषण होते थे, इन्हीं की अवहेलना की जाती थी। इनको कोई भी इनको ज़्यादा जगह वहाँ पर नहीं दी गई थी। ठीक है, आगे क्या है? संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की कार्यविधि से, राज्य के उद्देश्य से, राज्य के भविष्य से। तो हमने शुरू में बताया था कि ये कार्यविधि से संबंधित है। प्रकारात्मक, उसमें शब्द ही जुड़ा हुआ है, प्रकारात्मक, तो आ जाएगा ये राज्य की कार्यविधि से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक दूसरी पीडीएफ देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इसमें, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग टॉपिक से हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपकी एनसीईआरटी की बुक से हमने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, किसी बुक से नहीं लिए हैं, कहीं से नहीं लिया है, हमने खुद ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इनको आप फटाफट देख लीजिए, इजी हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जल अधिकार का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, पर्याप्त हो यानी कि जितना उसका काम चल जाए, सुरक्षित हो यानी कि पीने लायक, कि वो यूज करने के लायक हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई केमिकल हो या वो यूज करने के लायक ही ना हो, है ना। स्वीकार्य मतलब उसके प्राइस इतने अधिक ना हो कि जनता खरीद ही ना पाए। जैसे कि किसी देश ने जो है ये क्या कर दिया था कि निजी कंपनियों को पानी का ये दे दिया था आवंटन करने का, तो उन्होंने जितनी उनकी टोटल आय नहीं होती थी महीने की, उससे ज़्यादा उनका महीने का सिर्फ पानी का खर्चा बैठता था। तो ये स्वीकार्य नहीं था। तो स्वीकार्य भी होना चाहिए, यानी कि उनके जैसे उनकी उस देश की आय है उस हिसाब से होना चाहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी हमने दे दिया है, और सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, खुद हमने बनाए हैं ये क्वेश्चन।
आगे देखेंगे पानी का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 14, 21, 22 या 23। तो जो पानी का अधिकार है ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। जो अगर 14 की बात करें तो ये विधि के समझ समता की बात करता है। ठीक है, विधि के समझ समता समानता की बात करता है। अनुच्छेद 22 की बात करें हम तो ये जो है गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। इसमें जो है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कारण बताओ, उस व्यक्ति को कारण बताओ किस लिए वो गिरफ्तार किया जा रहा है, प्लस उसे वकील करने की, अपने पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसके उपस्थित करना होगा। ठीक है, और अगला एक फैक्ट है इसी की, मजिस्ट्रेट शब्द का शब्द सिर्फ जो है अनुच्छेद 22 में दिया गया, संविधान में एक ही जगह दिया है, वो भी अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 की बात कर लें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है और इसमें मानव व्यापार, बलात्श्रम, इन सब पे जो है ये रोक लगाता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है जिसमें कि बलात्श्रम और बेगार और मानव व्यापार, इन सब पे रोक लगाता है। जबकि 24 जो है बच्चों के, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको किसी खतरनाक जगह वाली जगहों पर उन्हें काम में, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली जन सुविधाओं का आशय है क्या है, अच्छी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, एवं भी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सरकार द्वारा जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उनका आशय होता है कि मूलभूत सुविधाएं। ये मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। जो गरीब होते हैं अपने लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पाते तो सरकार उनको जो सब्सिडी के द्वारा या कैसे कैसे करके उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। देखेंगे आगे, सुलभ इंटरनेशनल किससे संबंधित है, शौचालय से, पेयजल से, दोनों से, या कोई नहीं। तो सुलभ इंटरनेशनल जो है शौचालय से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे जगह जगह लिखा होता है सुलभ शौचालय, तो आप उससे भी इसका आइडिया याद रख सकते हैं। ये शौचालय से संबंधित है और ये गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन, इसने पूरे जो है देश में बहुत सारे शौचालय बनाए हैं और इसने रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शौचालय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्या है कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम जो है, बाल श्रम अधिनियम जो कि 1986 अधिनियम है, इसमें कब संशोधन किया गया है, 2014 में, 16 में, 17 में या फिर 15 में। तो देखो इसमें 2016 में संशोधन किया गया है। ठीक है, 2000 जो बाल श्रम अधिनियम 1986 में तो दोबारा कब 2016 में अभी जो है संशोधन किया गया है रिसेंटली। और इसमें कहा क्या गया है कि इसमें तो ये कहा गया था कि 14 वर्ष से जो कम एज के बच्चे होंगे उनको जोखिम भरे जगहों पे नहीं लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो 14 साल से कम के हैं, 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको मजदूरी में लगाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो ये एक जो है क्या किया गया है, ये एक इसमें संशोधन किया गया है। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि 14 से 18 साल के बच्चे, जो 14 साल तक के लिए था वो 14 से 18, जो 14 से 18 साल के जो बच्चे होंगे यानी कि जो किशोर होंगे वो उनको अब जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उनको अब जो है जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 14 से पहले तो काम में लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, और 14 के बाद 18 साल तक यानी कि 14 से 18 4 साल के बीच में जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे। 18 के बाद वो जो है वयस्क मान लिए जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर से बच्चे या कुछ किशोर का टाइटल हट जाता है, फिर वो नॉर्मल इंसान की तरह अपना कार्य कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 चीज़ें ये की गई थी उसको आप ध्यान रखेंगे 2016 में। आगे है ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल किससे संबंधित है, बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, या उपयुक्त कोई नहीं। तो भाई ये बच्चों से संबंधित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, देख लेते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में ये किया गया है। प्लेटफॉर्म, पेंसिल का मतलब है, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव
इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फॉर नो चाइल्ड लेबर, फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के लिए ये जो है बनाया गया है पेंसिल, बच्चों से संबंधित है। चलिए देखेंगे आगे। भोपाल त्रासदी कब हुई? 2 दिसंबर 1983 में, 2 दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में या 4 दिसंबर 1984 में। तो ये भोपाल त्रासदी की बात यहाँ हो रही थी, सबको पता होगा। तो ये होती कब है? तो ये होती है 2 दिसंबर 1984 को होती है। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें जो है गैस केमिकल जो है रिलीज हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट उठाने पड़े थे। चलिए देखेंगे, आप सबको पता होगा, अभी टाइम नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने का। आगे है यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड था, इसी का जो है रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्या है कि कंपनी से सरकार ने कितना मुआवजा मांगा? जिस कंपनी से ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो रिसाव हुआ था, तो एक वो विदेशी कंपनी थी, उससे कितना मुआवजा मांगा गया था? जब लोगों ने जो है इस पे याचिका दायर की तो कितना मांगा था सरकार ने मांगा था इससे $3 अरब, $3 अरब मांगे थे। लेकिन इसने जो है क्या किया कि ये दिए नहीं थे, अपना कुछ ना कुछ बहाना करके कम दे करके चली गई थी। $3 अरब जो है मांगे थे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। आगे देखेंगे, अब यूनियन कार्बाइड संयंत्र जो है किसके कब्जे में? डाउ केमिकल कंपनी, भारत सरकार, एंडरसन या उपरोक्त कोई नहीं। तो अब जो है ये बात करें तो ये डाउ केमिकल कंपनी है, इसी के अंडर में है। और जब ये उसके अंडर में गई थी तो एंडरसन जो है इसके क्या थे? चेयरमैन थे। नेक्स्ट देखेंगे, कुमार बनाम बिहार राज्य जो कि 1991 में आता है, इसमें जो मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला किससे संबंधित है? भोजन से, प्रदूषण मुक्त हवा, प्रदूषण मुक्त पानी या ए, बी एवं सी दोनों। तो किससे संबंधित है? तो ये प्रदूषण मुक्त हवा और प्रदूषण मुक्त पानी दोनों संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये आगे देखेंगे, ओम प्रकाश कौन थे? सवर्ण लेखक थे, दलित लेखक थे, सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी मास्टर थे। तो यदि हम बात करें ओम प्रकाश की तो ये दलित लेखक थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इनके बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है। आगे देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो गांधी जी की है, देख लीजिए। हिंदू, यंग इंडिया, ये सब गांधी जी की हैं। जूठन, जो जूठन है ये इनकी जो है अपनी इनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है? ये सभी आपकी एनसीईआरटी की बुक से उठाए गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इजी हैं, लेकिन आ सकते हैं यहाँ से। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में प्रारंभ की गई? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या उपयुक्त कोई नहीं। तो ये जो है सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी सर्वप्रथम तमिलनाडु में जो है की गई थी। ये सर्वप्रथम तमिलनाडु में की गई थी और उसके बाद जो है आगे जाकर के सर्वोच्च कोर्ट जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ऑर्डर करता है कि सभी राज्य जो है मिड डे मील करेंगे और 6 महीने के भीतर करेंगे। ठीक है, तो और एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है पात्रता में काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में और उसको आप एक बार, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं वहाँ पर, लेकिन क्या होते हैं कि पात्रता में आज वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एक बार अगर स्पीड में डाल के सुन लेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से आने की उम्मीद है। एनसीईआरटी से पात्रता में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जब चयन परीक्षा होती है तो उसमें कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल उतना ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो और डेप्थ लेवल में जाते हैं। लेकिन पात्रता में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो आप एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ पर आप सारे एक बार देख लीजिए। थोड़े ही वीडियो हैं, जो भी होंगे 15-16 जो भी हों, तो वो आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तमिलनाडु यहाँ पर आंसर आपका राइट है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने कब सभी राज्यों के स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था का आदेश दिया था? 2000 में दिया था, 2001 में दिया था, 2 में दिया था या फिर 4 में दिया था? तो ये कब दिया गया था आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा?
तो ये दिया गया था 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2001 में दिया गया था और बोला था कि 6 महीने के भीतर सभी राज्यों में ये आदेश लागू हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर की बात की थी इन्होंने। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या है, अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो 1950 के अंतिम दशक में, 1950 के शुरुआती दशक में, 1940 के दशक में, या उपयुक्त कोई नहीं। तो ये 1950 के जो है अंतिम दशक में शुरू हो गए थे। यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। 1950 के अंतिम दशक में ये शुरू हो गए थे। और शुरू किसने किया था? रोजा पार्क्स नामक महिला थी। ये अपने काम से वापस आ रही थी, सीट में बैठी थी और एक गोरा यानी कि अमेरिकन जो मूल अमेरिकी थे वो चढ़े और उन्होंने जो है रोजा पार्क उनने उनको सीट नहीं दी। वहाँ का ये नियम था कि जो अगर गोरे लोग आ जाएं तो काले लोग खड़े होकर उनको सीट दे देते थे। तो रोजा पार्क में सीट नहीं थी और वहीं से जो है विरोध शुरू हुआ और फिर वो आंदोलन बढ़ता चला गया। तो रोजा पार्क्स जो है, अगर आए कि किसने शुरू किया था तो रोजा पार्क्स महिला थी। ये अफ्रीकन अमेरिकी थी, यानी कि काली महिला थी। काले रंग में जो काले गोरे का भेद वहाँ पर चल रहा था तो उससे संबंधित थी और इन्होंने ही शुरू किया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि सभी सार्वजनिक भवन जैसे स्कूल आदि में ढलाई बनाए जाने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, कमजोर वर्ग अधिकार अधिनियम, महिला अधिकार अधिनियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है किस में किया गया है? ये किया गया है आपके जो ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, इसी में किया गया है। और ढलाई बनाए जाने यानी कि रैंप की बात हो रही है कि ये जो दिव्यांग हैं तो ये रैंप के थ्रू अपनी व्हील चेयर पे आ जा सके, इनको जो है दिक्कत ना हो, तो हर जगह इनकी पहुंच हो जाए। जो भी सार्वजनिक स्कूल हैं, भवन हैं, जैसे स्कूल, लाइब्रेरी जो भी हैं वहाँ पर, तो रैंप की बात ये करता है। ठीक है, रैंप की बात करता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। और ये आता कब है? 2016 में। तो 2016 में देखो वो भी चेंजेज हुए थे बच्चों के जो कामों के बारे में, और यहाँ पर ये भी हो रहा है दिव्यांगजन के। तो 2016 में बच्चों से रिलेटेड जो है काफ़ी संशोधन हुए थे, जिसमें कि ये दो आपके सामने अभी हमने रख दिए हैं, इनको याद रखना। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21, 22, 23, 24। तो ये जो है अनुच्छेद 22 अभी हमने बात की थी। अनुच्छेद 22 में क्या है कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करो तो कारण बताओ और उसको उसके वकील पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता उसको दी जानी चाहिए। तो अनुच्छेद 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में क्या आ जाता है? दैहिक स्वतंत्रता, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, जबकि 21 का जो जोड़ा गया है तो ये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, यानी कि शिक्षा आपका मूल अधिकार है, इसकी बात करता है। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा क्या है? ये फ्री प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हमने बहुत बार 21 का बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब ये जो 23 कहता है। 23 क्या कहता है? ये कहता है मानव व्यापार पर रोक लगाएगा। ठीक है, मानव व्यापार पर रोक की बात करता है। और क्या करता है? बेगार प्रतिशत, यानी कि जो भला श्रम होता है बेकार, बिना पैसों के या बहुत ही मिनिमम दे करके, तो ये सब पर जो है प्रतिषेध लगाने की ये बात करता है। ठीक है, 24 की बात करें तो ये 24 वही संबंधित है कि बच्चे जो हैं क्या करेंगे कि बच्चों को कहीं जोखिम भरे जगहों में इनको नियोजित नहीं किया जाएगा। कब से? 14 साल तक। 14 साल तक से जो कम है, 14 से कम बच्चे हैं उनको। जबकि अभी अभी हमने बात की कि जो 2016 में आया है, 2016 में जो अधिनियम आया है उसमें जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। किसको नहीं लगाया जाएगा? 14 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उनको नहीं लगाया जाएगा। और 14 से कम जो हैं उनको तो लगाया ही नहीं जाएगा, चाहे जोखिम भरा हो, चाहे शांतिपूर्ण हो, चाहे जितना अच्छा काम हो, नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि ये इनकी इस समय ये शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन चुका है। 21 का के तहत ये शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसलिए इनको जो किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जाएगा 14 साल तक। 14 साल से 18 यानी 4 साल के बीच में ये जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, और 18 साल के बाद ये वयस्क हो जाते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं अपने मन मर्जी करने के लिए। चलिए आगे देखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1996 में केरल राज्य के जो बजट का केरल राज्य ने बजट का कितने प्रतिशत पंचायतों को दिया था। तो ये केरल राज्य क्या है, अपने पंचायतों को काफ़ी ज़्यादा देता है और काफ़ी उसको जो है अधिकार शक्तियाँ भी दे रखी हैं और वहाँ पर पंचायतों की स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से पंचायतें वहाँ पर कार्य करती हैं। तो इसने जो है 40% दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपने बजट का जो है जो इसका कुल बजट का 40% इसने पंचायतों को दे दिया था ताकि पंचायतें जो है अपना विकास और जो भी चीज़ उनके पास कमियां हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकें। तो 19 का यहाँ पर सी 40% सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो चिकित्सा उपचार पर्ची पर लिखेंगे। कैसा नाम लिखेंगे, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या जेनेरिक नाम या उपयुक्त कोई नहीं। तो ये कहता है कि जेनेरिक नाम लिखा जाएगा। जहाँ तक संभव हो तो जो चिकित्सा की पर्ची है, स्लिप होती है, उस पर जेनेरिक नाम लिख के दो, क्योंकि जेनेरिक दवाइयाँ जो हैं थोड़ा सस्ती आती हैं और ये ठीक रहती हैं, तो इसको सभी अफोर्ड कर सकते हैं। जेनेरिक नाम लिखने की बात की है। आगे देखेंगे, जब कंपनी उसमें अपना ब्रांड छाप देती है तो उसके दाम जो है आसमान छू जाते हैं, तो गरीबों के बस की बात कम हो जाती है। आगे देखेंगे, कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वहाँ की जलवायु, देशवासी, संविधान, उपयुक्त कोई नहीं। तो भाई वहाँ का संविधान है। वहाँ के संविधान में जो है जो जन कल्याण की चीज़ें बहुत ज़्यादा सम्मिलित की गई हैं। और जो कोस्टा रिका है ये अपने इसके पास सेना वगैरह कुछ नहीं है, ये बहुत शांतिपूर्ण देश है, सेना वगैरह कुछ नहीं रखता है, सारे रिसोर्सेज अपने लोगों के हित में लगाता है, समाज कल्याण में लगाता है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों में लगाता है। तो ये बहुत ही स्वस्थ देश है। इसका जो है नाम विश्व के गिने चुने देशों में आता है। कोस्टा रिका है बहुत छोटा सा देश। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी जो है नॉलेज का खजाना है, लेकिन वहाँ तक कोई जाकर के पढ़ना नहीं चाहता है। ओपीडी का पूरा नाम क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोग विभाग, अदर पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज्ड पेशेंट डिपार्टमेंट। इसको जो है आपको बताना है कोड से। तो कोड आ गया आपके सामने। तो जो ओपीडी का पूरा नाम है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, इसी को हिंदी में बाह्य रोग विभाग बोलते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1 और 2। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया गया? 1989 में, 1979 में, 1980 में, उपयुक्त कोई नहीं। तो दूसरा पिछड़ी जाति आयोग जो है 1979 में गठित किया जाता है और वीपी मंडल इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष होते हैं। 1980 में, दिसंबर 1980 में ये अपनी रिपोर्ट दे देते हैं और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। गठित किस बात पे होता है, यानी कि उद्देश्य इसका क्या होता है? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग होंगे उनकी पहचान करना। ठीक है, ये इनका पहचान करके उनको जो उनके बारे में कुछ प्रावधान वगैरह करने के लिए इसका जो है आयोग का गठित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो हमने पहले बता दिया है, ये दिसंबर 1980 में देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है कि मंडल आयोग ने कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? तो 27% आरक्षण की इन्होंने सिफारिश की थी, 27%। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका जो है राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है? पिछड़ी जात से, अनुसूचित जात से, अनुसूचित जनजात से या फिर उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये जो है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला पिछड़ी जात से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा और इसमें जो है पदोन्नति के बारे में बात की जाती है। चलिए देखेंगे आगे, पदोन्नति में आरक्षण की बात की जाती है। आगे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों से उठे विवाद पर फैसला दिया। कब दिया? तो 1992 में, 1993 में, 1994 में या 5 में। तो इन्होंने 1992 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, क्योंकि मंडल आयोग पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे। एकदम 27% आरक्षण जो है पिछड़ों को दे दिया गया था और तो इसमें जो है सवर्ण जो थे उन्होंने बहुत आंदोलन किया था और बहुत विवाद
हुआ था इस पर। 1992 में जो है ये फैसला आता है, सर्वोच्च न्यायालय देती है। और आगे है कि मंडल आयोग की सिफारिशें कब अमल में आई? 8 सितंबर 1993 में, या 1 नवंबर 1992 में, 1 दिसंबर 1993 में, या 1 सितंबर 1993 में कब आती हैं? तो जो 28 है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 सितंबर 1993। ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। इसी में जो है देखो ये डेट जो है ना, कहीं पर 1992 मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये एनसीईआरटी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट देखने को मिलती है, कहीं 92, कहीं 93। तो 92 में क्या आता है? डिसीजन आता है, लागू नहीं होता है, अमल नहीं होता है। उसकी जो मंडल आयोग की सिफारिशें होती हैं उसमें अमल कब होता है? 8 सितंबर 1993 में इस पर अमल होता है। और यदि बात करें कि डिसीजन कब आता है, जो विवाद रहते हैं तो उस पर एक फाइनल डिसीजन कब आता है? वो 1992 में आता है सर्वोच्च न्यायालय का। तो यहाँ देख लीजिए ये डिफरेंस है। और एनसीईआरटी से ये आपका जो है ये पक्का रहता है, यही माना जाता है ज़्यादातर। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मंडल आयोग से संबंधित जो फैक्ट हैं। आगे देखेंगे संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ अंगों की बात हो रही, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा है, और क्या है? राज्यसभा है, और क्या है? लोकसभा है, लोकसभा है, और क्या है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। ये जो है अंग हो गए। अंग 3 है, जबकि सदन 2 हैं। सदन की बात होगी तो सदन 2 हैं। सदन कौन कौन से हैं? एक तो राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। तो यदि अब सदन की बात हो कि कितने सदन हैं, तो सदन 2 हैं, सदन 2 हैं। अंग की बात हो तो अंग कितने हैं? तो अंग 3 हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये राज्यसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, अपर हाउस, कॉमन हाउस, उपर्युक्त कोई नहीं। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और राज्यसभा कैसा है? एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो ये स्थायी सदन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? संविधान में अपर हाउस एवं लोअर हाउस कहाँ इस्तेमाल किया गया है? नागरिकता खंड में, मूल अधिकार खंड के खंड में, नीति निर्देशक के खंड में, उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो संविधान में यदि बात करें तो अपर हाउस लोअर हाउस का कहीं पर कोई विवरण नहीं है। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। तो उपर्युक्त कोई नहीं आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, और हमने लगभग किए हैं 70+ क्वेश्चंस हमने किए हैं। और सारे ही क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझा, इनके जो आसपास के फैक्ट हैं वो भी देखें। तो यदि आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको बहुत यहाँ से इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और आपका आज का सेशन जो हम यहीं स्टॉप करेंगे। और वीडियो में अभी तक जो लोग भी इतने लंबे समय तक बने हुए हैं तो वो सक्सेस को डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, आपका जो है ये पेशेंस, आपका जो है पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन, यही आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाता है। और जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते वही सक्सेस से दूर हो जाते हैं। तो जो लोग बने हैं उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत सभी लोगों के लिए। और एक काम आप लोग और करेंगे कि वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगा, आज भी और आगे भविष्य में भी। जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे सभी प्रकार के यहाँ ख़ासतौर पे टीजीटी, पीजीटी और जो ये सेट वगैरह होते हैं, टेट होते हैं, एस्टेट होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ से मैं देती रहती हूँ। प्लस पीजीटी, टीजीटी का फुल कोर्स में यहाँ पर दे ही रही हूँ। तो बिहार और यूपी का सिलेबस एक ही जैसा होता है। तो दोनों जो एस्पिरेंट हैं बिहार के भी और यूपी के भी हमसे जुड़ सकते हैं और पूरा सिलेबस जो है फ्री में अवेल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की ओनली बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ही देखती हूँ फ़िलहाल। आगे भविष्य में और भी सब्जेक्ट लाने की प्लानिंग है, देखते हैं कब आता है, वो बात की बात है। तो आज यहीं पर हम आप सभी को गुड बाय बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ।